हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2003 में आई ओल्ड बॉय मूवी को, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर मरना चाहता है, मगर दूसरा आदमी उसको टाई से पकड़े हुए है। वो उसे मरने देने की रिक्वेस्ट करता है, मगर दूसरा आदमी कहता है वह सिर्फ बात करना चाहता है। सुसाइड करने वाला आदमी पूछता है वो कौन है। वो आदमी अपना नाम बताता है, डाइसू। तो मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं डाइसू पुलिस स्टेशन में है। वो बहुत ज्यादा नशे में है। वहाँ डाइसू पुलिस वालों को काफी परेशान करता है। वो पुलिस वालों को अपनी बेटी और बीवी की फोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि आज उसकी बेटी का चौथा जन्मदिन है। वो अपनी बेटी के लिए लाया हुआ गिफ्ट भी पुलिस वालों को दिखाता है। फिर भी पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते। पुलिस वाले उससे तंग आकर उसे हथकड़ी से बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद डाइसू का दोस्त आकर उसे छुड़वाता है। डाइसू पुलिस वालों को गाली देकर वहाँ से भाग जाता है। इससे हमें पता चलता है डाइसू अभी काफी फनी है। बाहर आने के बाद डाइसू अपनी बीवी और बेटी से पब्लिक टेलीफोन पर बात करता है। डाइसू अभी भी बहुत नशे में है, इसीलिए उसका दोस्त उसकी बीवी से बात करता है कि वो डाइसू को लेकर जल्दी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, डाइसू गायब हो चुका था। वो डाइसू को आवाज लगाता है। उसे लगता है डाइसू अभी भी मजाक कर रहा है। वहाँ छाता लेकर एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। जब वो आदमी वहाँ से हटता है तो जमीन पर हम डाइसू की बेटी का गिफ्ट पड़ा हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम एक दरवाजे को देखते हैं, जिसमें एक छोटा दरवाजा है। एक आदमी वहां आता है और उस छोटे दरवाजे को खोलता है। उसके अंदर डाइसू था। डाइसू उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि डाइसू को यहाँ 2 महीने बीत चुके हैं। डाइसू को नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है और वो कहाँ पर है और उसे कब तक रखा जाएगा। वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। वो डाइसू को खाना देकर दरवाजा बंद कर देता है। डाइसू अंदर से गुस्से से पूछता रह जाता है कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है और कब तक वो उसे यहाँ रखेंगे। उस कमरे में बाथरूम, एक बेड, टीवी और कुछ पेंटिंग्स थी। तभी डाइसू का वॉइस ओवर आता है, अगर वो मुझे बता देते कि वो मुझे यहाँ 15 साल रखने वाले हैं तो उस वक्त क्या मैं ये सहन कर पाता। अगले सीन की शुरुआत एक पेंटिंग से होती है, जिस पर लिखा था, आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी। हम डाइसू को देखते हैं, जो उस पेंटिंग जैसा लग रहा है। उसके बाल बढ़ गए हैं, मतलब काफी समय बीत चुका है। कमरे में एक म्यूजिक बजता है। तभी डाइसू को वॉइस ओवर आता है, जब भी म्यूजिक बजता है गैस रिसती है और उससे मुझे नींद आ जाती है। उसके सोते ही वहाँ कुछ लोग आते हैं। वो लोग उस कमरे को साफ करते हैं, डाइसू के कपड़े बदलते हैं, उसके बाल काटते हैं। लेकिन आज वो डाइसू का इस्तेमाल किया हुआ ग्लास और उसका ब्लड भी साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन डाइसू टीवी चैनल पढ़ रहा था। तभी उसे उसकी बीवी की मर्डर की न्यूज दिखती है। पुलिस को क्राइम सीन पर डाइसू का ग्लास मिला है, जिसके ऊपर उसके उंगलियों के निशान हैं। साथ ही उन्हें उसके खून के निशान भी मिलते हैं, जिससे उसकी बीवी के खून का इल्जाम भी उसी पर था। न्यूज में हमें पता चलता है कि डाइसू 1 साल से गायब है और पुलिस को उसकी तलाश है। इसका मतलब डाइसू को इस कमरे में 1 साल हो चुके हैं। तभी डाइसू इमेजिन करता है कि उसके शरीर पर अनगिनत चींटियां हैं, जिससे वो दुख और बेबसी में कांच फोड़कर अपनी हाथ की नस काट लेता है। लेकिन कुछ लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं। मूवी की अगली सीन में हम डाइसू को मोमोज खाते हुए देखते हैं। वहाँ उसे खाने में हमेशा मोमोज ही दिए जाते थे। डाइसू की वॉइस ओवर आती है कि टीवी ही उसके लिए घड़ी, कैलेंडर, चर्च, दोस्त, लवर है। वो अपनी पसंद का सॉन्ग देखता है, फिर अपनी हाथ की नस काट कर मरने की कोशिश करता है। फिर वो लोग आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग उसे मरने भी नहीं देते। डाइसू उन लोगों का नाम लिखना शुरू करता है जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया हो या कुछ तकलीफ दी हो, और साथ ही वो अपनी जेल की कहानी भी लिखता है। डाइसू के बाल फिर से बढ़ चुके हैं, मतलब और समय बीत चुका है। उसे खाने के बॉक्स में हमेशा 3 लोहे की चॉपस्टिक आती है। डाइसू दीवार पे आदमी की आकृति बनाकर फाइट की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। साथ ही वो अपने दुश्मनों का नाम भी याद करता है और गुजरते हुए सालों को याद रखने के लिए अपने हाथों पर लाइन बनाता है। पहले वो 6 लाइन बनाता है। इसका मतलब उसे यहाँ 6 साल हो चुके हैं। और जो लोहे की चॉपस्टिक उसे खाने में आई थी, उससे वो अपने बेड के पीछे की दीवार खुरचना शुरू करता है। ऐसे ही फाइट की प्रैक्टिस और दीवार खुरचते हुए उसका समय बीतने लगता है। धीरे धीरे 9 साल, 10 साल, 11 साल समय बीतने लगता है। 15वें साल में वो बाहर की दीवार तक पहुंचकर उसकी एक ईंट निकाल लेता है और 15 साल में पहली बार बाहर देखता है। 15 साल के बाद बारिश का पानी अपने हाथ में लेकर पीने लगता है
और सोचता है 1 महीने में वो बाहर निकलने वाला है। वो सोचने लगता है कि बाहर निकलकर वो पहले क्या खाएगा। वो देखता है कि बाहर इतनी सारी कार्स हैं, इसका मतलब वो सिटी में है। तभी याद आता है कि वो कौन सी मंजिल पर होगा, लेकिन वो सोचता है अगर वो बाहर निकलते वक्त मर भी जाए तो भी वो बाहर जरूर निकलेगा। तभी कमरे में म्यूजिक बजने लगती है और गैस आना शुरू होती है। डैसू बेड ठीक करता है और खुशी से बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद डैसू के कमरे में एक लड़की आती है। वो उसके पास जाकर बैठती है। डैसू पूरी तरह बेहोश नहीं है। वो उसे एक बेल दिखाती है और बेल बजने पर अपने बाजू देखने को कहती है और बोलती है बेल बजने के बाद जब वो बाजू देखेगा तो उसे हरी घास दिखाई देगी, ठंडी हवा चलेगी, उसके बाद वह आज़ाद है। तभी सीन चेंज होकर एक रेड बॉक्स पर आ जाता है। वो बॉक्स खुलता है, उसमें से डैसू निकलता है, मतलब उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। बॉक्स में उसकी लिखी हुई डायरी भी है। 15 सालों बाद सूरज की रोशनी देखने से डैसू की आंखें चौंधिया जाती है। डैसू कहीं छत पर है। वो अपने आप को देखता है। उसने ब्रांडेड कोट, घड़ी, शूज पहने हैं। उसे अपने सामने एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। डैसू उसके पास जाता है और उसे अजीब तरह से छूने लगता है, क्योंकि वो 15 सालों बाद किसी इंसान को अपने सामने देख रहा था। वो आदमी उससे कहता है कि वो यहाँ सुसाइड करने आया है और वो आदमी दीवार से पलट जाता है। तभी डैसू उसे टाई से पकड़ लेता है और मूवी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। डैसू उससे कहता है पहले वो उसकी कहानी सुन ले, फिर मर जाए। फिर हमें पता चलता है कि ये जो सब हम देख रहे थे, ये कहानी डैसू उस आदमी को सुना रहा था। जैसे ही वो आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है, डैसू वहाँ से चला जाता है। डैसू को हम लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ एक औरत भी है। नीचे उतरकर डैसू उस औरत का गॉगल छीनकर जाने लगता है। तभी वही आदमी नीचे गिरता है, लेकिन डैसू बिना पीछे मुड़े चलते रहता है और पेंटिंग की लाइन कहता है, आप हंसोगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि डैसू अब कितना पत्थर दिल बन चुका है। शाम को डैसू रोड पर खड़े सोच रहा होता है, अब उसका घर नहीं रहा। वो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब उसे उसकी पत्नी का खूनी समझते हैं। डैसू को रोड के किनारे कुछ लड़कों का गैंग दिखता है। डैसू एक लड़के की सिगरेट छीनकर पीने लगता है और वो उसे मारने लगते हैं। डैसू सिगरेट पीते हुए उठता है और हम पहली बार डैसू की 15 साल की फाइट की ट्रेनिंग का रिजल्ट देखते हैं। वो अकेला ही उस 10-15 लड़कों को धूल चटा देता है। मूवी की अगली सीन में हम डैसू को एक रेस्टोरेंट के बाहर फिश बैंक के सामने कुछ देखते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एक भिखारी आकर बैठता है। वह भिखारी उसे मोबाइल और वॉलेट देता है और कहता है कि उससे कुछ न पूछे, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता, और चला जाता है। डैसू अपने आसपास देखता है, फिर वॉलेट देखता है। वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे। डैसू रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वेटरस को खाने के लिए कोई जिंदा चीज ऑर्डर करता है। वो वेटरस उससे पूछती है क्या वो यहाँ हमेशा आता है। डैसू कहता है कि वो यहाँ पहली बार आया है। डैसू को वो वेटरस कुछ जानी पहचानी लगती है और वो वेटरस कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। तभी डैसू के पास का मोबाइल बजता है। कॉल उठाते ही डैसू पहली लाइन बोलता है, हु आर यू, कौन हो तुम। आप उसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कॉल में आगे वाला आदमी पूछता है क्या उसे उसके कपड़े पसंद आए। डैसू पूछता है आखिर क्यों उसने उसे कैद रखा। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। डैसू कई लोगों का नाम लेता है, मगर वो आदमी उसमें से कोई नहीं होता। वो कहता है वो एक किस्म का स्कॉलर है और उसका सब्जेक्ट था डैसू की जिंदगी। वो कहता है वो कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्यों है, मतलब उसने ऐसा क्यों किया, ये इम्पोर्टेंट है। वो डैसू को कहता है अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखो, जब से स्कूल खत्म हुआ है। फिर वो एक लाइन कहता है चाहे पत्थर हो या रेत का कण, दोनों पानी में एक जैसे ही डूबते हैं। लेकिन डैसू इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे कहता है उसने उसे हिप्नोटाइज करके क्यों रखा था। वो आदमी उस बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि वो उसे मिस करता है और कॉल कट कर देता है। वेट्रेस उसे जिंदा ऑक्टोपस लाकर देती है। डैसू फ्रस्ट्रेशन में उसे जिंदा और कच्चा ही खाने लगता है। और यह अजीब बात यह होती है कि उस लड़की को ये सब अच्छा लगता है। वो वेट्रेस सहानुभूति के लिए डैसू के हाथ पर अपना हाथ रखती है और डैसू तभी बेहोश हो जाता है। जब डैसू की आंख खुलती है तो सामने वही वेट्रेस डैसू की डायरी पढ़ रही होती है। वो उससे पूछती है क्या ये सब सच है। डैसू डायरी छीनकर वापस लेट जाता है। वो उससे पूछती है वो इतना ही ट्रेंड है तो बेहोश कैसे हो गया। वो कहता है विटामिन ए और ई की कमी और कमजोरी से। उस वेट्रेस का नाम होता है मीडो
और ये मीडो का ही घर है। मीडो हाथ में चाकू लेकर कहती है वो बाथरूम जा रही है और बाथरूम के दरवाजे में लॉक नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा स्मार्ट न बने। जैसे ही मीडो बाथरूम में जाती है, डैसू बाथरूम में आकर उसे किस करने लगता है। मीडो उससे छुड़ाने की कोशिश करती है और डैसू के सिर पर नाइफ का हैंडल मारती है, जिससे डैसू गिरता है और शांत होकर बाहर चला जाता है। डैसू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तैयार होकर बाहर जाने लगता है। वहाँ मीडो आती है और डैसू उससे माफी मांगता है। मीडो यहाँ बहुत अजीब बात कहती है। वो कहती है वो उसे अपने घर इसीलिए लाई क्योंकि वो उसे लाइक करती है। जब से उसने डैसू को रेस्टोरेंट में पहली बार देखा है, तब से वो उसे लाइक करती है, जबकि डैसू और उसमें आधी उम्र का फर्क है, और कहती है कि डैसू उस पर फिर से ट्राई करे, चाहे वो उसे कितना भी रोके। डैसू लेट जाता है। वो उससे पूछती है क्या उसे अभी भी चींटियां दिखाई देती है, क्योंकि चींटियां उसे भी दिखाई देती है। वो कहती है जो लोग अकेले रहते हैं वो चींटियों को हेलुसिनेट करते हैं, क्योंकि चींटियां हमेशा झुंड में रहती हैं। इससे हमें पता चलता है कि मीडो भी इस दुनिया में अकेली है। फिर वो मीडो के साथ लेट जाता है। मूवी की अगली सीन में मीडो रिपोर्टर बनकर डैसू की पहचान की एक औरत की दुकान पर जाती है और डैसू की बेटी के बारे में पूछती है। वो औरत मीडो को बताती है डैसू की बेटी को एक स्वीट कपल ने गोद लिया है, और वो मीडो को डैसू की बेटी का नंबर और एड्रेस देती है। मीडो वो एड्रेस लाकर डैसू को देती है और डैसू को अपनी बीवी के कब्र पर जाने और अपनी बेटी को कॉल करने बोलती है, लेकिन डैसू चलने लगता है। मीडो उसके पीछे भागती है। डैसू पलटता है तो वह बुरी तरह रो रहा होता है और अचानक हंसते हुए कहता है पहले वो उस कमीने को मारेगा जिसने उसे कैद रखा था। फिर मीडो और डैसू चाइनीज रेस्टोरेंट जाके मोमोज खाते हैं। डैसू एक एक करके बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके मोमोज ट्राई करता है, क्योंकि उसे उस कमरे में हमेशा मोमोज ही खाने दिए जाते थे और उसे उन मोमोज का स्वाद बहुत अच्छी तरह याद था। मीडो रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाती है। इतने सारे रेस्टोरेंट के मोमोज खाने के बाद डैसू की तबीयत जरूर खराब होती है, मगर उसे वो चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं मिलता। तभी डैसू को याद आता है कि एक दिन मोमोज के अंदर से एक चिट निकली थी जिसपे ब्लू ड्रैगन लिखा था। फिर वो दोनों घर आते हैं। मीडो सोशल मीडिया साइट पर किसी से चैटिंग कर रही थी, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। डैसू नंबर की डायरेक्टरी चेक कर रहा था। तभी सोशल मीडिया साइट पर वो आदमी पूछता है कैसे हो डैसू। तभी डैसू उठकर वहाँ आता है। उसका फिर से मैसेज आता है बड़ी जेल में लाइफ कैसी है डैसू। डैसू मीडो से पूछता है ये कौन है। तब तक वो लॉग आउट कर देता है। मीडो कहती है वो उससे कभी कभी बातें करती है, उसे नहीं पता वो कौन है। डैसू हथौड़ा लेकर कहीं निकलता है। मीडो के पूछने पर वो कहाँ जा रहा है, वो कहता है मैजिक ब्लू ड्रैगन। डैसू डायरेक्टरी में मैजिक ब्लू ड्रैगन नाम की चाइनीज रेस्टोरेंट ढूंढ ली थी। डैसू उस रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां के मोमोज ट्राई करता है। ये वही मोमोज होते हैं। फिर डैसू डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंचता है। डिलीवरी बॉय के साथ लिफ्ट पर चढ़ता है। डिलीवरी बॉय लिफ्ट में 7 और 8 नंबर एक साथ दबाता है। लिफ्ट उस जेल में पहुंचती है जहाँ डैसू 15 साल से बंद था। वहाँ पहुंचकर डैसू एक आदमी के पीछे हथौड़ा लेकर खड़ा हो जाता है और सीन कट होता है। डैसू उस जेल के मालिक मिस्टर पार्क के कैबिन में जाता है। वहाँ बहुत सारे मॉनिटर्स थे जिनमें उन कैमरों का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि डैसू दीवार पर छेद बना रहा है। डैसू मिस्टर पार्क से उसे कैद करने वाले का नाम पूछता है, मगर मिस्टर पार्क कहता है उसके क्लाइंट्स के इन्फॉर्मेशन यहाँ टॉप सीक्रेट रहती है, उन्हें किसी की भी आइडेंटिटी नहीं पता होती। डैसू मिस्टर पार्क को चेयर से बांधकर उसे टॉर्चर करता है। डैसू हथौड़ी से उसके दांत निकाल देता है। डैसू के फिर से पूछने पर मिस्टर पार्क बताता है उसने उसका चेहरा नहीं देखा और वो उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसने उसका कॉल रिकॉर्ड किया था। फिर डैसू उसकी रिकॉर्ड की हुई कैसेट निकालता है। बाहर जाते समय उस जेल के बहुत सारे गार्ड्स, या आप उन्हें गुंडे भी कह सकते हैं, वो डैसू के सामने खड़े थे। डैसू मिस्टर पार्क को उन्हें दे देता है। फिर यहाँ एक आइकॉनिक फाइट सीन स्टार्ट होता है। ये लगभग 8 मिनट का अनकट फाइट सीन है, जिनमें डैसू अकेले ही सबको मारता है। फाइट के बीच में एक आदमी डैसू के पेट पर चाकू भी मार देता है। फिर भी डैसू लड़ता है। डैसू सबको मारकर जख्मी हालत में बाहर निकलता है और सोचता है वो एक आम आदमी से एक मॉन्स्टर बन चुका है। रोड पार करते वक्त डैसू रोड के बीच में ही गिर जाता है। तभी वहाँ उसे एक आदमी आकर संभालता है। वो अपने रुमाल से डैसू का खून रोकने की कोशिश करता है। फिर एक टैक्सी रुकाकर डैसू का पता बताकर डैसू को उसमें बिठाकर उसकी मदद करता है। डैसू उससे थैंक यू कहता है। वो आदमी जवाब में कहता है टेक केयर, और टैक्सी के अंदर आकर कहता है अलविदा डैसू। और हम पहली बार इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं। डैसू में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो खड़ा भी हो पाए।
तो उसे पकड़ना तो दूर की बात रही, और इसी चीज का वो आदमी फायदा उठाता है। मूवी के अगले सीन में हम डैसू को नींद से उठते हुए देखते हैं। वो मीडो के घर में है और मीडो बाजू में सोई है। डैसू पहले उस रुमाल को देखता है जिससे उस आदमी ने उसके खून रोकने की कोशिश की थी। तभी दूर से डैसू की कोई फोटो खींचता है। इसका मतलब उस पर किसी ने नजर रखी थी। फिर डैसू जेल से लाई हुई कैसेट प्ले करता है जिसमें वो आदमी मिस्टर पार्क से डैसू को 15 साल बंद रखने की बात करता है, लेकिन शर्त रखता है कि डैसू पागल नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर पार्क कहता है वो उसे पागल न होने देने के लिए सिटाडेल सॉल्यूशन नाम का एक ड्रग्स देंगे। मिस्टर पार्क पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है जो वो उसे 15 साल बंद रखना चाहता है, और वो चाहता है कि वो पागल भी ना हो। और वो आदमी बस इतना ही कहता है, कुछ नहीं, बस बोलता बहुत है। इससे हमें समझ में आता है डैसू 15 साल एक ही कमरे में रहने के बाद भी पागल क्यों नहीं हुआ। 15 साल एक ही कमरे में रहने के बाद तो अच्छे से अच्छा मेंटल स्टेबल इंसान भी पागल हो जाए। अगले दिन डैसू अपने दोस्त जुआन से मिलने के लिए उसके इंटरनेट कैफे पर जाता है। जुआन वही है जिसने इस मूवी की शुरुआत में डैसू को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया था। डैसू वो आवाज जुआन को सुनाता है, मगर जुआन ने भी वो आवाज कभी नहीं सुनी थी। फिर डैसू मॉन्स्टर नाम के यूजर नेम से सोशल मीडिया में लॉगिन करता है जिसे मीडो ने उसे बनाकर दिया था। तभी उसे एवरग्रीन नेम से मैसेज आता है कि उसके बीवी का मर्डर केस डिसमिस कर दिया गया है। अब वो कानून की नजरों से आजाद है क्योंकि अपनी बीवी की मर्डर में वो फर्स्ट सस्पेक्ट था। उसे मुजरिम कभी नहीं ठहराया गया। फिर हम उस आदमी को उसके घर में देखते हैं जो डैसू से चैटिंग के थ्रू बात कर रहा होता है। वहाँ हम एक न्यूज़पेपर भी देखते हैं जिसमें यही खबर छपी थी। डैसू को मीडो पर शक होता है। डैसू मीडो को बांधकर उसे पूछता है। मॉन्स्टर नाम की आईडी के बारे में सिर्फ मीडो को पता था और वो एक स्ट्रेंजर को अपने घर कैसे ले आई। मीडो उसे बहुत गाली देती है, उसे काटती भी है, मगर डैसू को कुछ असर नहीं होता। डैसू मीडो से पूछता है एवरग्रीन कौन है। तभी डैसू को उसके दोस्त जुआन का कॉल आता है। वो उसे बताता है उसने एवरग्रीन नाम की आईडी को ट्रैक कर लिया है और डैसू को एड्रेस लिखने कहता है। डैसू मीडो के शरीर पर एड्रेस लिखना शुरू करता है। तभी उसे समझ में आता है ये एड्रेस मीडो के बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग का ही है। डैसू फौरन सामने की बिल्डिंग की तरफ जाता है जहाँ वो आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। डैसू कहता है एवरग्रीन। वो आदमी कहता है मैं कौन हूँ खुद पता लगाओ। वो उसे 15 दिन का टाइम देता है। वो आगे कहता है 5 दिन में उसने पता लगा लिया कि वो कौन है और उसने डैसू को कैद क्यों रखा तो वो खुद मर जाएगा, और अगर नहीं पता लगा पाया तो वो मीडो को मार देगा और हर उस औरत को मार देगा जिससे डैसू प्यार करता है। डैसू उसे मारने आगे बढ़ता है मगर उसका बॉडीगार्ड डैसू को रोक लेता है। डैसू हथौड़ी लेकर उसे टॉर्चर करने आगे आता है, मगर वो आदमी बताता है उसके हार्ट को चलाने के लिए उसके सीने में पीस मेकर लगा है। डैसू उसे टॉर्चर करे उससे पहले वो रिमोट से पीस मेकर बंद करके अपने आप को मार लेगा। वो डैसू को ऑप्शन देता है वो 5 दिन में पता लगाए वो कौन है और उसने डैसू को 15 साल कैद क्यों रखा, नहीं तो वो अपने आप को मार लेगा, जिससे डैसू कभी सच नहीं जान पाएगा। डैसू यहाँ सोच में पड़ जाता है अगर उसने उसे अभी कुछ करने की कोशिश की तो वो पीसमेकर बंद करके खुद मर जाएगा और उसे कभी पता नहीं लग पाएगा कि उसे 15 साल कैद क्यों रखा गया था। इसी असमंजस में वो डैसू को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर वापस आकर बताता है मीडो को उसने अकेले ही छोड़ दिया है। डैसू फौरन मीडो की तरफ भागता है। मीडो के घर में मिस्टर पार्क और उसके आदमी थे। वो डैसू को पकड़ लेते हैं। मिस्टर पार्क डैसू के जेब में उस डेंटिस्ट का कार्ड रखता है जिन्होंने उसे सोने के दांत लगा कर दिए। फिर वो डैसू के दांत निकालने आगे बढ़ता है, मगर डैसू अजीब तरह से हंसने लगता है क्योंकि वो अपने आस्तीन से चाकू निकाल रहा था। तभी मिस्टर पार्क को एक कॉल आती है। मिस्टर पार्क कॉल के जवाब में कहता है उस जगह के लिए शुक्रिया। उस आदमी का बॉडीगार्ड वहां आकर मिस्टर पार्क को बहुत सारे पैसे देता है डैसू को छोड़ने के लिए। मिस्टर पार्क डैसू को एक डंडा मारकर वहां से जाने लगता है, लेकिन डैसू कहता है वो फाइट करे क्योंकि वो मिस्टर पार्क के हाथ काटना चाहता है क्योंकि उसने मीडो के ब्रेस्ट को छुआ है। फिर हम उस आदमी को अपने कार में अपने आलीशान पेंट हाउस में जाते हुए देखते हैं जहां उसका मैनेजर उससे $270 मिलियन की डीलिंग की बात करता है, जिससे हमें पता चलता है वो बहुत अमीर है। मीडो और डैसू कार में कहीं जा रहे हैं और वहीं उस आदमी के घर में कुछ डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। तभी वहां उसका बॉडीगार्ड आकर बताता है मीडो और डैसू कार में अपने सामान के साथ कहीं जा रहे हैं
और मीडो ने अपने रेस्टोरेंट में फोन करके जॉब भी छोड़ दी है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है चेकअप खत्म होने के बाद चलते हैं और उससे पूछता है क्या मीडो उससे प्यार करने लगी होगी। अब 1 तारीख हो चुकी है और डेसू के पास 4 दिन बचे हैं सच का पता लगाने के लिए। अगले सीन में हम मीडो और डेसू को एक होटल रूम में देखते हैं जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के दरमियान दोनों काफी आवाज निकालते हैं। डेसू कहता है वो 15 साल कैद में ना होता तो शायद उसे मीडो जैसी प्यार करने वाली लड़की कभी नहीं मिलती। मतलब डेसू की दर्द भरी जिंदगी में उसे कहीं न कहीं मीडो के रूप में खुशी तो मिली। जब डेसू और मीडो सो रहे होते हैं दरवाजे के नीचे से गैस आती है। सुबह डेसू और मीसो उठते हैं तो वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें एक कटा हुआ हाथ था। डेसू उस हाथ की रिंग से पहचानता है ये मिस्टर पार्क का हाथ है जिसे डेसू ने काटने की बात की थी। फिर मीडो और डेसू किसी इलेक्ट्रिक शॉप में जाते हैं। डेसू कहता है कि उसे पता था कि वो मिस्टर पार्क का हाथ काटना चाहता है। उसे कैसे पता चला? वो दोनों अपनी सारी चीजें चेक करते हैं जिनमें उन्हें बहुत सारे माइक्स मिलते हैं। अगले सीन में मीडो जुआन के कैफे में एवरग्रीन नाम से इंटरनेट पर सर्च करती है। वहाँ बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। मीडो एक एक करके सबका नाम लेती है। तभी वो एक नाम लेती है एवरग्रीन ओल्ड बॉय स्कूल। ये सुनकर डेसू और जुआन फौरन कंप्यूटर के पास आते हैं और एवरग्रीन ओल्ड बॉय स्कूल पर क्लिक करते हैं। फिर मीडो और डेसू एवरग्रीन ओल्ड बॉय स्कूल जाते हैं और 79 बैच के रिकॉर्ड चेक करते हैं। आप सोच रहे होंगे 79 बैच के रिकॉर्ड्स क्यों? क्योंकि 79 बैच में ही उस स्कूल में डेसू पढ़ता था। उस रिकॉर्ड में उसे उस आदमी की फोटो दिखती है और पहली बार हमें और डेसू को उस आदमी का नाम पता चलता है ली वू जिन। लेकिन डेसू उसे पहचानता नहीं था और ना ही उसने उसका नाम पहले कभी सुना था। रिकॉर्ड में ही मीडो को एक लिफाफा मिलता है। मतलब ये भी वू जिन ने ही डेसू के लिए छोड़ा था। उस लिफाफे में एक सैलून का पॉम्पलेट था। उन रिकॉर्ड्स में डेसू को एक लिसोहा नाम की लड़की का नाम रेड पेन से मार्क किया हुआ दिखता है। वो उसी के ग्रेड के बाजू वाली क्लास में थी, लेकिन रिकॉर्ड में लिसोहा की फोटो वहाँ से कटी हुई थी। ये सब डेसू उसके दोस्त जुआन से फोन पर पूछता है, लेकिन जुआन को भी वू जिन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन लिसोहा के बारे में जुआन बताता है। डेसू के स्कूल के ट्रांसफर के कुछ दिन बाद डैम से नदी में कूद कर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वो लड़की बहुत अमीर परिवार से आती थी। डेसू उस लड़की का कैरेक्टर जुआन से पूछता है। जुआन बताता है वो लड़की फ्लटर थी। वो कई लड़कों के साथ सोई थी। वो उसे खूबसूरत मगर बदजलन बताता है, इस बात से अनजान कि उसके सामने वाले कंप्यूटर में वो जिन उसकी बातें सुन रहा था। वो जिन सीपीयू से एक डीवीडी निकालता है, उसे तोड़कर उसके टुकड़े से जुआन को पकड़कर उसके गले पर वार करता है। डेसू का कॉल अभी भी शुरू था। वो जिन डेसू से कहता है जुआन उसकी वजह से मरा है। न वो अपने माइक्स निकालता, न उसकी बातें सुनने के लिए उसे यहाँ आना पड़ता। और आखिर में कहता है मेरी बहन फ्लटर नहीं थी। फोन पर डेसू बस धमकी देता रह जाता है। मतलब डेसू के ट्रांसफर के कुछ दिन बाद जिस लड़की ने डैम से कूदकर आत्महत्या की थी वो वूजिन की बहन थी। अगले सीन में हम डेसू को कार में अपना गुस्सा निकालते हुए और वूजिन को अपने घर में अजीब योगा की पोज में रोते हुए देखते हैं। और अब 2 तारीख हो चुकी है और डेसू के पास 3 दिन बचे हैं। दूसरे दिन डेसू उस डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाता है जिसका कार्ड मिस्टर पार्क ने उसके जेब में रखा था। वहाँ की नर्स को बांधकर डेसू मिस्टर पार्क का नंबर निकालकर उसे फोन पर कुछ बात करता है। अगले सीन में हम मीडो और डेसू को मिस्टर पार्क की नई जेल में देखते हैं। मिस्टर पार्क उसे बताता है डेसू ने उसकी जेल का पता लगा लिया था, इसीलिए नई जगह पर उसने नई जेल बनाई है। डेसू उसकी रिंग उसे देता है और मीडो को वहीं छोड़ देता है। मिस्टर पार्क डेसू की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर ले जा रहा होता है। डेसू मिस्टर पार्क से कहता है अगर वो 5 जुलाई तक वापस ना आ पाए तो मीडो को छोड़ देना। और डेसू ने मीडो को मिस्टर पार्क के पास इसलिए छोड़ा था ताकि वो 5 तारीख तक सेफ रहे। तो अब 3 तारीख हो चुकी है और डेसू के पास 2 दिन बचे हैं। अगले दिन डेसू उस सैलून में जाता है जिसका पॉम्पलेट उसे लिफाफे में मिला था। सैलून की मालिक डेसू को देखकर पहचान लेती है। दरअसल वो डेसू की ही क्लासमेट थी। डेसू उससे लिसोहा के बारे में पूछता है। वो बताती है वो एक अच्छी लड़की थी। उसके खिलाफ बस गलत रूमर फैलाए गए थे, मगर वो बस रूमर्स के लिए आत्महत्या नहीं कर सकती। उस समय उसका बॉयफ्रेंड तो था, मगर कौन था उसे नहीं पता। फिर वो अपनी एक और क्लासमेट को फोन लगाकर लिसोहा और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी लिसोहा और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो सोहा के रूमर्स के बारे में पूछती है और वो उसे रूमर्स के बारे में बताती है।
वो फोन रखकर डेसू को कहती है उसने बताया कि लिसोहा के रूमर्स के बारे में डेसू से अच्छा किसे पता होगा। फिर डेसू अपने स्कूल वापस आ जाता है और उसे वो दिन याद आता है जिस दिन उसका ओल्ड बॉय स्कूल में आखिरी दिन था। उस दिन स्कूल छूटने के बाद डेसू वहीं था। वहाँ उसे लिसोहा मिली थी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि घड़ी देखकर लिसोहा वहाँ से चली जाती है। फिर डेसू अपने ही बचपन को देखता है। उसे खाली स्कूल में एक लड़का कहीं जाते हुए दिखता है। डेसू उसका पीछा करता है। फिर एक क्लास में वो लड़का और लिसोहा डेसू को मस्ती करते हुए दिखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों इंटीमेट होना शुरू होते हैं। ये सब डेसू टूटी हुई खिड़की के कांच से देख रहा था। थोड़ी देर बाद लिसोहा डेसू को देख लेती है और डेसू वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अपना सामान ले जाते वक्त डेसू ये सब अपने दोस्त को बता देता है। उसे उस वक्त भी लिसोहा का नाम नहीं पता था। वो उसे डिस्क्राइब करता है कि उस लड़की के पास लाल साइकिल है। उसका दोस्त ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब डेसू को सब याद आ जाता है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि वो लड़का कौन था जो लिसोहा के साथ था। आज 5 जुलाई थी। डेसू मीडो के पास आता है। मीडो उससे कहती है कि उसने ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है। डेसू कहता है पत्थर हो या रेत का कण, दोनों ही पानी में एक जैसे ही डूबते हैं। मतलब गुनाह बड़ा हो या छोटा, वू जिन के लिए दोनों एक ही है। ये वही लाइन्स है जिसे सबसे पहले वू जिन ने रेस्टोरेंट में मोबाइल पर डेसू से की थी। मीडो पूछती है 5 जुलाई इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। डेसू कहता है 5 जुलाई को ही लिसोहा मरी थी। मीडो उसे ये सब छोड़कर कहीं दूर जाने कहती है जहां वू जिन उसे ढूंढ न पाए, क्योंकि डेसू ने सब पता लगा लिया था। मगर डेसू को अभी भी बदला लेना था। डेसू मीडो से गले मिलकर अलविदा लेता है क्योंकि शायद वो वापस न आ पाए। मीडो डेसू से कहती है वू जिन को अपने सामने घुटने पर लाना और उससे रहम की भीख मंगवाना। डेसू वू जिन की बिल्डिंग में जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद उसे पता नहीं होता कि वू जिन कौन से फ्लोर पर रहता है। उसे पेंट हाउस की बटन दिखाई देती है। उसे दबाने के बाद वहाँ एक कोड एंटर करना था। डेसू 2-4 बार कोड डालता है मगर सब गलत होता है। फिर वहाँ वू जिन और उसका बॉडीगार्ड आते हैं। वू जिन का बॉडीगार्ड कोड एंटर करता है और लिफ्ट ऊपर चढ़ती है। लिफ्ट में वू जिन का बॉडीगार्ड उसे एक गन देता है। तभी डेसू इस मूवी का बहुत बड़ा खुलासा करता है। डेसू कहता है तुम अपनी ही बहन के साथ सोए। मतलब वो लड़का जो सोहा के साथ उस खाली क्लास में था वो वू जिन ही था। उसकी अपनी बहन के साथ नाजायज संबंध थे। वू जिन कहता है ऊपर चलकर बात करते हैं। ऊपर जाते ही वू जिन वहाँ के 2 गार्ड को डेसू पर हमला करने को कहता है। डेसू उन दोनों को आराम से मारकर वू जिन के बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ता है। वू जिन का बॉडीगार्ड बड़े आराम से कहता है डोंट एंग्री, लेट्स टॉक, और डेसू रुक जाता है। वू जिन आराम से नहाकर आता है। डेसू वू जिन से कहता है तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे। उन रूमर्स की शुरुआत मैंने की, इसलिए उसकी मौत हुई। वू जिन कहता है तुम्हें याद आ ही गया। डेसू कहता है मेरी मेमोरी मिटाकर मुझसे कहना पता लगाओ बुज़दिली थी। तुमने प्रॉमिस किया था, अब मरकर दिखाओ। वू जिन कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें हिप्नोटाइज करके वो दिन भुलाया गया? नहीं, वो दिन तुम्हें इसलिए याद नहीं आता क्योंकि तुम भूल गए। हाँ यही सच है, बस तुम भूल गए। तुम्हारे रूमर्स इतनी फैल गई थी कि सब कहने लगे थे कि लिसोहा प्रेग्नेंट है। लिसोहा भी इसे सच मानने लगी थी। उसके पीरियड्स रुक गए, उसका पेट फूलने लगा। सब ये बोले कि उसके पेट में नाजायज औलाद है। वो क्या करती? तुम्हारी जुबान ने उसकी ये हालत की थी। डेसू कहता है इसीलिए तुमने उसे मार दिया। सबको पता लग सकता था कि उसके पेट में किसका बच्चा है, इसलिए तुम डर गए थे, इसलिए तुमने उसे मार दिया। ये सुनकर वू जिन हंसने लगता है। डेसू दीवार से लिसोहा की एक फोटो निकाल के कहता है सब कहते हैं लिसोहा अकेले मरी थी, तो 5 जुलाई की ये डैम की फोटो कहाँ से आई? उस फोटो के कोने में 5 जुलाई 1979 की तारीख लिखी थी। वही जेल में मीडो अपनी बैग निकालती है कपड़े बदलने, तो उस बैग में कुछ पर जैसा दिखता है। पेंट हाउस में वू जिन आगे डेसू से कहता है क्या उसने कभी पोस्ट हिप्नोसिस सजेशन के बारे में सुना है? इसमें जगने के बाद इंसान वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसे सजेस्ट किया जाता है। फिर वू जिन इस मूवी के आगे का प्लॉट रिवील करता है। वू जिन बताता है उसने उन दोनों को, मतलब मीडो और डेसू दोनों को हिप्नोटाइज करवाया था। हिप्नोटाइज के बाद किसी को भी एक दूसरे से प्यार करवाना बहुत मुश्किल है। वू जिन बताता है उसने ही उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए हिप्नोटाइज करवाया था। फिर जैसे ही उसे कॉल आता उसे कहना था हु आर यू, और जो भी ये बात कहता मीडो को हिप्नोटाइज किया गया था उस आदमी के करीब जाने के लिए। जैसे ही मीडो तुम्हारे हाथ पर
छूती तुम्हें बेहोश होने के लिए हिप्नोटाइज किया गया था, फिर मीडो को तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। फिर वूजिन डेसू की सबसे बड़ी की गई गलती उसे बताता है। वो उसे कहता है, तुम जब से बाहर आए हो तुम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो कि तुम्हें 15 साल कैद क्यों रखा गया, जबकि सही सवाल ये है कि 15 साल जेल में रखने के बाद वूजिन ने डेसू को क्यों आजाद किया। यहाँ डेसू भी सोच में पड़ जाता है। वूजिन बाहर आता है और लेजर लाइट के जरिए उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिखाता है और डेसू को उसे खोलने का इशारा करता है। डेसू उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलने पर उसे एक डायरी दिखती है। डेसू उसे खोलता है। पहले पेज पर उसकी और उसकी बेटी की फोटो थी और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। डेसू जैसे जैसे उस डायरी के पेज पलटता है उसकी बेटी की उम्र बढ़ती है। आखिरी पेज में पता चलता है मीडो ही उसकी बेटी है जिसके साथ वो 4 दिन पहले इंटीमेट हुआ था। वही जेल में मीडो वही पर पहनकर बैठी थी जो उसके बैग में थे। ये वही पर थे जो मूवी के शुरुआत में डेसू लाया था अपनी बेटी के लिए। वहाँ मिस्टर पार्क मीडो के पास आता है। पेंट हाउस में डेसू गुस्से से पागल होकर वूजिन को मारने भागता है, लेकिन वूजिन का बॉडीगार्ड बीच में आकर डेसू पर ही भारी पड़ता है। डेसू बॉडीगार्ड को कैंची से जख्मी कर देता है, जिससे वूजिन का बॉडीगार्ड उसी कैंची को डेसू के गले में डालने वाला होता है। तभी वूजिन आगे आकर अपने ही बॉडीगार्ड के सिर पर शूट कर देता है। वूजिन अपने चेहरे पर लगे खून को धोता है। डेसू उससे पूछता है, मीडो तो कुछ नहीं जानती ना? वूजिन कहता है, तुमने उसे मिस्टर पार्क के यहाँ क्यों रखा? उसका हाथ काटना एक ट्रैप था। उसके हाथ के बदले उसने उसे एक नई जेल और एक नई बिल्डिंग दी थी। हम उस जेल को देखते हैं। मीडो के पास मिस्टर पार्क बैठा है। उसे कॉल आती है। वो फोन उठाकर मीडो को देता है। दूसरी तरफ डेसू था। मीडो कहती है उसके सामने एक बॉक्स रखा है और मिस्टर पार्क उसे खोलने कह रहा है। डेसू चिल्लाते हुए कहता है, उसे मत खोलना, और वो मीडो से कहता है कि वो जल्दी वहाँ आ जाएगा। डेसू वहाँ रोते हुए घुटने पर बैठ जाता है। डेसू वूजिन के पैर पकड़कर उससे रहम की भीख मांगता है। डेसू वूजिन से कहता है आज से वो उसका कुत्ता है और डेसू उसके सामने भौंकता है। वूजिन के तलवे चाटता है, लेकिन वूजिन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है डेसू की इस हालत पे। डेसू वूजिन के सामने अपनी ही जुबान काट लेता है। फिर डेसू इतने दर्द में भी कुत्ते की तरह मोबाइल उठाकर वूजिन को देता है और उसे कॉल करने का इशारा करता है। वूजिन डेसू के मुंह में रुमाल घुसाता है और मिस्टर पार्क को कॉल लगाता है। आखिर उसे डेसू पर दया आ जाती है। वो मिस्टर पार्क को बॉक्स खोलने से मना कर देता है। वूजिन कहता है उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा। वो डेसू के सिर पर गन रखता है और डेसू की सिर के बाजू अपना सर, लेकिन गोली नहीं चलाता। खड़ा होकर अपने हार्ट के पीसमेकर का रिमोट डेसू की तरफ फेंकता है। डेसू उसे उठा लेता है। वूजिन फिर लिफ्ट की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वूजिन लिफ्ट तक पहुंचता है और लिफ्ट का बटन दबाता है, डेसू रिमोट का बटन दबाता है, लेकिन वूजिन नहीं मरता, बल्कि रिमोट का बटन दबाते ही वहाँ का म्यूजिक सिस्टम प्ले होता है, जिसमें मीडो और डेसू के इंटीमेट होने के वक्त की आवाज रिकॉर्डिंग होती है, वो भी फुल साउंड में, जिसे सुनकर डेसू को अपने आप पर ही घिन आने लगती है। वूजिन हंसते हुए लिफ्ट में जाता है और हंसते हंसते रोने लगता है और उस समय को याद करता है जब उसके ही सामने लिसोहा ने खुदकुशी की थी, और हम पहली बार वूजिन का दर्द महसूस कर पाते हैं। और आखिरी में वूजिन खुद को शूट कर लेता है। मूवी की अगली सीन में हम देखते हैं ये कहानी डेसू किसी को ट्रांसपाइट करके बता रहा है। ये वही लड़की है जिसने मीडो और डेसू को हिप्नोटाइज किया था। डेसू चाहता है कि वो भूल जाए कि मीडो उसकी बेटी है। वो कहती है ये फेल भी हो सकता है, जिससे डेसू अपनी पूरी मेमोरी भूल सकता है। डेसू फिर भी तैयार होता है। फिर वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में वूजिन के पेंट हाउस भेजती है और उसकी पर्सनैलिटी स्पिल करती है, जिसमें एक बीस्ट की पर्सनैलिटी है जिसे पता है कि मीडो उसकी बेटी है और वो 70 कदम चलेगा। हर कदम के साथ उसकी उम्र 1 साल बढ़ेगी और 70 साल होकर वो बीस्ट मर जाएगा और वहाँ से जो वापस आएगा वो होगा डेसू, जिसे वो पेंट हाउस की कोई भी चीज याद नहीं होगी। फिर हम डेसू को बर्फ में उड़ते हुए देखते हैं। वहाँ मीडो भी आती है। वो पूछते हैं यहाँ कौन था। फिर हम डेसू के कदमों के निशान देखते हैं जो उन चेयर से ठीक 70 कदम दूर थे। मीडो डेसू को गले लगा लेती है और आई लव यू कहती है। कैमरा डेसू की तरफ जाता है। डेसू मुस्कुराता है। फिर उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा दर्द दिखता है और मूवी ये सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि हिप्नोसिस ने काम किया या नहीं।